हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम क्वांटिटेटिव मेथड्स की यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग के बारे में। अब स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा कलेक्शन, और डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको सैम्पल्स के पास में आना पड़ेगा जिनसे आप डेटा को गैदर करेंगे। सो सैम्पल का आप किससे सेलेक्ट सैम्पल लेंगे, क्यों सैम्पल उनसे लेंगे और कितने ज़्यादा लोगों से सैम्पल लेंगे, ये आपकी सैम्पलिंग मेथड के अंदर आता है। बेसिकली जब आपको मान लीजिए इंडिया में आपको रिसर्च करनी है, अब इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, तो आप क्या 140 करोड़ लोगों से आके पूछोगे? ऑब्वियसली नहीं। जो आपका डेटा होना चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक इंसान से पूछ लिया और आपका वो डेटा हो गया, और ना ही आप 140 करोड़ से पूछ सकते हो। तो आपको एक नंबर निकालना पड़ेगा जो कि रिप्रेजेंट करेंगे पूरी पॉपुलेशन को। सो सैम्पल इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब मान लीजिए मुझे आपके क्लास में एक सर्वे करना है या आपके कॉलेज में एक सर्वे करना है, तो मैं आपके कॉलेज के हर एक बच्चे के पास जाके डेटा कलेक्ट नहीं करूँगा। मैं आपके कॉलेज में अलग अलग सेक्शंस में जाके, अलग अलग क्लास में जाके, अलग अलग ईयर के स्टूडेंट से जाके डेटा कलेक्ट करके आऊँगा, ताकि मेरे को हर जगह से डेटा मिल जाए। तो डेटा कलेक्ट करने के मेथड को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। अब सैम्पलिंग के लिए हमें पहले सैम्पल स्पेस बनाना पड़ता है कि कितने लोगों से हमें डेटा कलेक्ट करना है, और वो रिप्रेजेंट करना चाहिए पॉपुलेशन को। अब सैम्पलिंग करने के दो मेथड्स होते हैं, एक आपका होता है प्रोबेबिलिटी मेथड, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी मेथड क्या होता है? जब डेटा में या सैम्पल स्पेस में आने की हर एक पर्सन की इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, तो हम उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बट अगर हर इंसान की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, अब जो रिसर्चर है वो डेलिबरेटली मेरे को चूज़ करने वाला है, मेरे को पता है कि वो मेरा फ्रेंड है, मेरे को सैम्पलिंग के लिए वो चूज़ करेगा, तो इसमें क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी मेरी ज़्यादा हो गई और उसकी कम हो गई। तो बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इस तरीके से होती है जब हर एक इंडिविजुअल की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती है उस सैम्पल स्पेस में आने की, देन इट इज़ नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो हम पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग समझते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल रैंडम मेथड। सिंपल रैंडम मेथड क्या होता है? जैसे मैं आपके क्लास में आया, आँख बंद करके आया और मैंने बोल दिया कि इस रो में जो 5th पर्सन बैठा हुआ है वो उठ जाओ, बीच वाले रूम में जो लास्ट पर्सन बैठा हुआ है वो उठ जाओ, और यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन बैठा हुआ है वो उठ जाओ। या फिर मैंने रैंडमली, आपके क्लास में रोल नंबर्स होते हैं, मैंने रोल नंबर बोल दिया कि मेरे को रोल नंबर 1 चाहिए, रोल नंबर 8 चाहिए, रोल नंबर 14 चाहिए। तो ये 3 का क्या हुआ, मैंने सैंपल कलेक्ट कर लिया, बट कैसे कलेक्ट किया? रैंडमली कलेक्ट किया। या फिर मैंने आप सबके नाम की एक पर्ची बना के मैंने एक बाउल में डाली और उस बाउल में से मैंने रैंडमली कुछ भी निकाल लिया। तो ये रैंडम सैम्पलिंग होती है। इट इज़ बेसिकली प्रोबेबिलिटी बेस्ड, कि क्योंकि मैं रैंडमली निकाल रहा हूँ तो किसी के आने की कम या ज़्यादा चांसेस नहीं है, हर एक इंसान के आने की चांसेस उसमें इक्वल हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट होती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या करते हैं? स्ट्रेटास बनाए जाते हैं, स्ट्रेटा या स्ट्रेटम बनाए जाते हैं, और स्ट्रेटम का मतलब होता है ग्रुप्स बनाना। अब ग्रुप किस तरीके से बनाए जाते हैं? ग्रुप्स बनाए जाते हैं ऑन पर्पस ग्रुप्स, कि आपकी अब मेरे को पूरे स्कूल से डेटा कलेक्ट करना था, तो मैं हर एक पर्सन के पास में नहीं जा सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, आपके पहले चीज़ मैंने आपके स्कूल को मैंने डिवाइड कर दिया क्लास वाइज, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर स्टूडेंट, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। और उसमें फिर मैंने ब्रांचेस वाइज डिवाइड किया, और फिर मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड किया कि मैं इस पर्टिकुलर ईयर के इस ब्रांच के इस सेक्शन से डेटा कलेक्ट करूँगा। तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटम फॉर्म करना या स्ट्रेटास फॉर्म करना। नेक्स्ट हो जाता है सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक में क्या होता है कि फर्स्ट वाले को हम रैंडमली चूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, अब मुझे 100 बच्चों से डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि पहला मैंने कोई पर्सन रैंडमली सिलेक्ट किया। लेट से कि मैंने रोल नंबर अरेंज करे और रोल नंबर जो 5th था उसको मैंने रैंडमली पिक किया, तो मैंने बोल दिया कि 5th नंबर पे जो पर्सन है उसको मैंने पिक किया। अब उसके हर 5 बाद वाला मैंने उसके बाद ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया कि 5, 10, 15, 20 ये अपने आप सिलेक्ट हो गए। या फिर मैंने ऐसा किया कि एक पर्सन को मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया और फिर उसको बोला कि तुम दूसरे को चूज़ करो, फिर वो दूसरा तीसरे को चूज़ करेगा, इस तरीके से हो सकता है। या फिर मैं एक लाइन में सबको खड़ा कर दूं और फिर मैं उस लाइन में किसी एक पर्सन को पिक कर लूं, और फिर जैसे मान लो मैंने एक ऑड नंबर पिक किया तो मैंने फिर सारे ऑड नंबर पिक कर लिए, या फिर मैंने हर एक इवन नंबर पिक कर लिया, तो इसको बोलते हैं सिस्टमिक सैम्पलिंग, जिसमें से फर्स्ट पर्सन की
रैंडम सैम्पलिंग होती है, लेकिन बाद वाले सब एक सिस्टमैटिक मेथड या एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर से सिलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज। अब मल्टी स्टेज में क्या होता है, जैसे हमने स्ट्रैटिफाइड में ग्रुप्स बनाए थे, इसमें हम ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाते हैं और फिर उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कॉलेज को पहले डिवाइड किया, मान लीजिए मेरे कॉलेज में मैनेजमेंट भी होता है, फार्मेसी भी होती है, इंजीनियरिंग भी होती है, तो ऑलरेडी ये 3 ग्रुप्स बने हुए हैं। अब इन 3 ग्रुप में ऑलरेडी ईयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, फार्मेसी में 4 ईयर, इंजीनियरिंग में 4 ईयर, मैनेजमेंट में 2 ईयर्स, तो वो ईयर वाइज डिवाइड हो गए। अब फिर ईयर में भी वो सेक्शन वाइज डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज लेवल पे जब आप उनके ग्रुप्स बनाते हो। एंड लास्ट इज क्लस्टर फॉर्मेशन। क्लस्टर्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेबल हैं, बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग के लिए क्लस्टर यूज़ किए जाते हैं। अब क्लस्टर एक तरीके के स्ट्रेटास की तरह होते हैं, बट थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंसिएशन आता है। जैसे मान लीजिए कि मैं इंडिया में मेरे को डेटा चाहिए स्पेसिफिकली हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो अब मैं इंडिया में रैंडमली कहीं पे भी जाके डेटा कलेक्ट नहीं करूँगा। मैं तमिलनाडु जाके डेटा कलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे चांसेस क्या है कि हिंदी बोलने वाले लोग कम होंगे। हिंदी बोलने वाले लोग मुझे ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे, मेरे को नॉर्थ इंडिया बेल्ट में ज़्यादा मिलेंगे, तो मैं एक क्लस्टर बनाऊंगा नॉर्थ इंडिया से। अब मान लीजिए कि मैंने मध्य प्रदेश एक क्लस्टर ले लिया, उत्तर प्रदेश एक क्लस्टर ले लिया, और लेट्स से छत्तीसगढ़ एक क्लस्टर ले लिया। अब क्योंकि मुझे पता है कि यूपी की ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो मैं वहाँ से ज़्यादा सैम्पल्स कलेक्ट करूँगा, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ की रिप्रेजेंटेशंस भी ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने यूपी से ज़्यादा लोग लिए, फिर उससे कम लिए मैंने मध्य प्रदेश से, और फिर उससे भी कम लिए मैंने छत्तीसगढ़ से। सो बेसिकली मैं अपने पॉपुलेशन के बेसिस पे क्लस्टर्स बनाता हूँ, और जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं, जो रिलायबल डेटा है मेरे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग या मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, जो रिलाई करेगा मैं सिर्फ उसी से सैंपल कलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें सबसे आता है डेलिब्रेटिव मेथड। डेलिब्रेटिव मतलब कि भाई मैं जानता हूँ उन लोगों को, इसलिए मैं उनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसमें ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। मान लीजिए मैं एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ और मैं एक कार बना रहा हूँ जिसका बेस प्राइस है 5 करोड़ रुपए। अब इंडिया में मुझे पता है कि हर एक इंसान 5 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता है, तो वो 5 करोड़ की कार भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सो मेरे पास एक लिमिटेड नंबर आएगा कि इतने इतने लोग हैं जो कि 5 करोड़ की कार अफोर्ड कर सकते हैं। अब मैं उन 5 करोड़ लोग 5 करोड़ की कार जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनके पास जाऊँगा, इंडिविजुअली मैं उनसे डेटा कलेक्ट करूँगा, मैं उनको सिलेक्ट करूँगा। क्या जैसे विराट कोहली है, तो मैं विराट कोहली सिलेक्ट कर सकता हूँ, MS धोनी सिलेक्ट कर सकता हूँ, नरेंद्र मोदी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे जो सिलेक्टिव पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि उस कार को अफोर्ड कर पाएंगे, अंबानी हुआ, अडानी हुआ, मैं सिर्फ जाके उनसे डेटा कलेक्ट करूँगा। सो दिस इज नोन एज डेलिब्रेटिव मेथड। नेक्स्ट इज कोटा मेथड। कोटा आप सबको पता है कि भाई रिजर्व करके रखना, कि इतना ये परसेंटेज ऑफ डेटा तो मैं इन्हीं से सिलेक्ट करूँगा। तो वो जो कोटा हो जाता है, जनरली वो दिया जाता है आपके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, दैट इज़ रिलेटेड टू मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस से रिलेटेड कौन है? डॉक्टर्स, नर्सेज। तो मैं डॉक्टर्स और नर्सेज को एक स्पेशल कोटा दूंगा, और मैक्सिमम जो डेटा होगा वो मैं मेडिकल साइंस के प्रोफेशनल से या मेडिकल साइंस के स्टूडेंट से ही कलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। अब कन्वीनियंस में एरर आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, बिकॉज जो रिसर्चर होता है, जो सैम्पल कलेक्ट करने वाला होता है, वो अपने ईज़ को देखता है इसमें, कि मैंने अपने घर में बैठे अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से सैम्पल्स कलेक्ट करवा लिया, बिकॉज इट वॉज कन्वीनियंट फॉर मी। मेरे लिए घर बैठे काम हो रहा था, मैं क्यों रोड पर जाऊँ, मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं, अलग अलग लोगों से पूछूं, अलग अलग लोगों से डेटा कलेक्ट करूं। सो जो मेरे लिए इजी है मैंने वो किया। हैंस इट इज द बेसिक कन्वीनियंट मेथड, जिसमें सबसे ज़्यादा एरर आने के चांसेस होते हैं। आप कभी बिजनेस में कन्वीनियंट मेथड नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ बाइस्ड डेटा। एंड लास्ट इज एक्सटेंसिव मेथड। अब एक्सटेंसिव मेथड में 2 चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। एक तो आपका डिलिबरेटिव मेथड इसमें आ जाता है, और एक आ जाता है इसमें स्ट्रेटिफाइड मेथड। पहले आप ग्रुप बनाते हो, एक्सटेंसिव इसको बड़ा प्रोसीजर बोला जाता है, क्योंकि आप इसमें पहले आप ग्रुप बनाओगे और फिर उस ग्रुप में से आप डेलिबरेटली सिलेक्ट करोगे। मान लीजिए आपने ग्रुप बनाया, मेडिकल प्रोफेशनल्स का एक बना दिया, टीचर्स का एक बना दिया, एडवोकेट्स एंड लॉयर्स का एक बना दिया, इंजीनियर्स का एक बना दिया, और फिर इन सब में से आप जाके डेलिबरेटली सिलेक्ट कर रहे हो लोगों को। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सटेंसिव मेथड। आई होप दीज 2 methods of sampling are clear to you. Thank you for watching the video.